Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. तो कुल मिलाकर के देखो, इमरजेंसी का मुद्दा है ही, और इमरजेंसी का मुद्दा इतना आसान नहीं होता है। ये समझ लो कि 370 समझा था ना, 370 जैसे कॉम्प्लिकेशन इसमें भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और हो सकेगा जितना उतना ख़त्म करने की कोशिश भी मुद्दे करेंगे। और जैसे हमने देखा कि 370 को पढ़ते हुए हमने एक बहुत बड़ा अंतराल देखा, जिसमें हमने तकरीबन 1947 से पढ़ते हुए और कितना एरिया तक कवर किया था, 2019 तक में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना था, ये सारा एरिया पूरा कवर किया था, ठीक है। लेकिन आज का जो सिस्टम है, आज की जो कहानी है, वो इतनी बड़ी नहीं होगी, यानी कि इतने बड़े दायरे में नहीं होगी। दायरा बहुत सीमित हो जाएगा। और दायरा सीमित कैसे होगा? ये मान के चलो कि दायरा की बार डिसाइड किया हो जाएगा आपका तकरीबन 1971 तक का हिस्सा रहेगा। इससे पहले वाले हिस्से को थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, जो आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद जो दायरा रहेगा वो आपका ज़्यादा बड़ा, तो 1976 तक का हिस्सा या 77 तक का हिस्सा जो है वो बेसिकली इसमें चलता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक कहानी, जो मोटे तौर पे कहानी चलेगी, ठीक है, जो जिससे आपको बेसिक समझ बनेगी, वो बनेगी आपकी 1971 और 1972 वाले हिस्से से। कहानी आपको यही से समझनी है, ठीक है। कुछ समझ में आए ना आए, ये हिस्सा समझ में जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, बांग्लादेश भी इसी सन में बना था, ठीक है। और इस ईयर में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो सब हम जरा विस्तार में समझेंगे। और एक और चीज़ है जो इसके बीच में आएगी, एक है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और एक है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये दो अमेंडमेंट ऐसे हैं जो बहुत अपने आप में बड़े हैं और जिनका कहने को सीधा संबंध माना जा सकता है इमरजेंसी से, आपातकाल से। और ये हुआ कब हुआ, ये वाला बताया कोई? और ये वाला कब हुआ? ठीक है। वैसे अगर समझा जाए तो ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक बोला जाएगा, ठीक है। और 76 में हुआ है ये। 77 में जाकर सरकार बदली, जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, 21 महीने की इमरजेंसी। तो ये सारा हिस्सा पहले समझेंगे, लेकिन पहले हम इस हिस्से से जो स्टार्टिंग का पॉइंट रहेगा थोड़ा सा, उसको लेकर चलेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है। और उसको लेकर चलने में, उसको कवर करने में जो चीज़ें होंगी उन्हें हमें समझना होगा। हल्का सा हम एक हिस्सा इसमें और भी देखना पड़ेगा, जो 24वां संविधान संशोधन हुआ और 39वां संविधान संशोधन हुआ, वो भी इसमें बड़ा ज़रूरी है, और उस हिस्से को भी थोड़ा समझेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने अपने इस दौर में जब वो प्रधानमंत्री बनी, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री बनी, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 धड़ाधड़ संविधान संशोधन किए। इतने किए, मतलब वो कहते हैं ना, कोई इंसान किसी चीज़ को करने के लिए बड़ा आतुर हो, उजागर हो कि मैं इसे करूँगा करूँगा करूँगा, और अचानक उसके हाथ में उसे करने की पावर आ जाए, और फिर उसके बाद जो उसका प्रचंड रूप आपको दिखाई देता है ना, वो हर वो काम जो करना चाहता था उसे करता है, और तरीके से करता है। मानते हो इस बात को? तो इंदिरा गांधी के पास अगर पावर आई, तो उनके हाथ में जो सीमित पावर थी वो असीमित कैसे हुई, ठीक है, वो भी इसमें समझेंगे। और पूरी प्रक्रिया समझनी है हमें, ठीक है। इसी हिस्से में अगर इसे थोड़ा सा पहले लेके चले, यानी कि एक हिस्सा हम देख रहे हैं 1966 से, जब इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिली, ठीक है। और लोगों ने कहा कि ये तो एक गूंगी गुड़िया है, क्या कहेगी, बना दो इन्हें। और इंदिरा गांधी 66 में प्राइम मिनिस्टर बनी, और 67 में इलेक्शन होने थे। 67 में देश में क्या थे? इलेक्शन थे। 67 में इलेक्शन थे, और इलेक्शन में किसी तरह सरकार बन गई। और सरकार कैसे बन गई? और हम ये कह सकते हैं, देखो कि जो
15 अगस्त 1976 का जो हिस्सा है, 10 अगस्त से 15 अगस्त 1976 का जो हिस्सा है, वो हिस्सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है। इलेक्शन उसी दौरान में हो रहे हैं, मतलब इमरजेंसी का भी दौर है वाला, ठीक है। और इन्हीं हिस्से को थोड़ा समझना भी है हमें इसी में डाल करके। तो जो ये वाला हिस्सा आपका है 67 वाला, इसमें इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद में उतना वर्चस्व कांग्रेस का रहा नहीं। कांग्रेस को उतनी अच्छी बहुमत नहीं मिला, उतना अच्छा एक पार्टी के रूप में नहीं उभर के आई। और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी मिली जुली सरकार बनी, ठीक है। सरकार जो बनी, सरकार तो बना ली कांग्रेस ने, लेकिन सरकार के पास एक जो उतना स्ट्रॉन्ग बहुमत होता है, जैसे आपकी बीजेपी है, सेंटर में स्ट्रॉन्ग बहुमत है, कोई भी लॉ पास करवाना हुआ, अब देखो जैसे अभी ये नया वाला बिल पास हुआ है, कौन सा, इलेक्ट्रोल प्रोसीजर वाला, कि आपका आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक कर देंगे, मात्र 26 मिनट में गोली की तरह पास हुआ। 26 मिनट, कोई चीज़ होती है 26 मिनट, मतलब 26 मिनट में आप ये नहीं समझ सकते कि कौन सा बिल आया है, ठीक है। उस बिल के प्रावधान कब पढ़े इंसान, पढ़ने के लिए समय भी तो होता है। और बात फिर वही बोली गई कि सिलेक्टिंग कमेटी के पास भेज दो इस बिल को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर है उसे हर बार ताक पर रख देती है जब सरकार स्ट्रांग होती है, और कभी कभी ऐसा करना ही पड़ता है, ठीक। तो सोचो इंदिरा गांधी की यहाँ जो सरकार बनी है तो वीक बनी है, ये कुछ कर पाएगी? वीक सरकार जब हल्की होती है तो उसके ऊपर कुछ अथॉरिटियाँ पावरफुल हो जाती हैं। जैसे एक अथॉरिटी मान के चलो, जिसे आप विपक्ष कहते हो, अपोजिशन कहते हो, वो पावरफुल होगी, उनका दबाव ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पावर दिखाएगा कि अच्छा, अगर देखो सरकार अगर कमज़ोर है तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर कमज़ोर है या सरकार अगर स्ट्रॉन्ग है ऐसा मान लो तो सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर रहेगा। ये देखा गया सरकार में। अभी का सरकार कमज़ोर और सरकार अभी स्ट्रॉन्ग है तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे चाहे वैसे काम हो जाता है, होता है कि नहीं होता? चीज़ों को कह दिया हाँ जी राम मंदिर पे जल्दी फैसला चाहिए तो होगा, टलेगा नहीं, फैसला होगा, ठीक। और अगर सरकार कमज़ोर होती तो राम मंदिर का मुद्दा शायद अभी भी सॉल्व ना हो पाता। तो ये फर्क पड़ता है, पहले ज़माने से ऐसा होता हुआ है, तो इस बार भी यही बात थी। और इसी दौरान में एक इंसान का सपना बुरी तरह टूटा भी था, नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई साहब कोई आम आदमी थे नहीं, कैपिटलिज्म के बड़े भयंकर समर्थक थे। उनका मन था पूंजीवाद ही होना चाहिए, ठीक है। वे सरकारीवाद और सरकारी तंत्र इन सब में कोई विश्वास नहीं करते थे, ठीक। तो मोरारजी देसाई ऐसे पर्सन थे। और जो आपका ये एरिया है गुजरात वाला, 1920 में मोरारजी देसाई जो पीएम कैंडिडेट बने, इसमें 1966 में पीएम कैंडिडेट थे। लाल बहादुर शास्त्री के समय भी वही थे, इंदिरा गांधी के समय भी वही थे। तो उनका लक खराब था कि उनको मिला नहीं, क्योंकि हमारे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम क्या था, राधा कृष्ण सर्वपल्ली, उन्होंने भी बनने नहीं दिया, ठीक है। तो इस वजह से देसाई साहब थोड़ा गुस्से में थे। और ये डेप्यूटी कलेक्टर थे 1920 में गुजरात कैडर के। और डेप्यूटी कलेक्टर कोई आम इंसान तो बन नहीं पाता, एकदम पढ़ा लिखा इंसान होगा, सूझबूझ ज़्यादा होगी, और उसकी बात में वजन तो हो गई होगा, ठीक। तो देसाई साहब थे। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले थे वहाँ के कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये कांग्रेस की तरफ से थे कि नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट इलेक्शन में उतारा जाएगा। और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, वो जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने देसाई साहब से रेजिग्नेशन मांग लिया था। रेजिग्नेशन किस बात पर मांगा? क्योंकि इन दोनों की सहमति बन नहीं पा रही थी कुछ मुद्दों को लेकर के। उनमें बड़ा एक भयंकर मुद्दा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। देसाई साहब बोले ना, हम नहीं होने देंगे। और देसाई साहब ही उसमें जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंदिरा गांधी की सरकार में, और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। और इन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन होने के लिए मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसी के साथ में जुलाई 1969 तक आते आते तकरीबन और कुछ साल बीते, 1969 का दौर रहा और लड़ाइयाँ होती रही, खींचतानी बहुत हुई, बहुत खींचतानी हुई। और इसी बीच में से, लड़ाई के बीच में, रेजिग्नेशन हो गया देसाई साहब का कि आप इस्तीफ़ा दे दो।
अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से आप इस्तीफा रखवा लोगे तो गुस्सा करेगा नहीं करेगा? जिस आदमी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखे हों, ठीक है, उसे आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ना रहने दो, फाइनेंस मिनिस्टर ना रहने दो और कह दो कि आप जाओ, आपके हमारे विचार नहीं मिलते। और विचार तो नहीं मिलते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो पूरी तरीके से एक पक्ष में थी, और पक्ष क्या था? सोशलिस्ट का, जो उनके पिताजी और चाचा जी शास्त्री जी ये सब ने देखा था सपना, ठीक है। और जो ये थे हमारे देसाई साहब, ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट में थे, जिनका सपना आज हमारे मोदी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मामला चल रहा था। और उसके बाद ये जो है क्या नाम है 1969 में जो 3 दिन बाद ऐसे मान के चलो कि जुलाई के बाद में बैंक नेशनलाइजेशन का बिल आया। जब देसाई साहब का इस्तीफा हुआ, ठीक है, ये सब हुआ जुलाई महीने में बैंक नेशनलाइजेशन का बिल आ गया। जब बैंक नेशनलाइजेशन का बिल आया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और नीलम संजीवा रेड्डी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे कांग्रेस साइड से, वो हार गए, वो इलेक्शन हार गए। ये इलेक्शन हारे, फिर इसके बाद में तकरीबन 12 नवंबर की डेट थी, 12 नवंबर 1969, और ये डेट कहते हैं कि कांग्रेस के इतिहास में बड़ी खतरनाक डेट मानी गई है, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी को कांग्रेस से ही निकाल दिया, ठीक है। अब सोचो, एक ऐसी देश के प्रधानमंत्री, जिस देश में इतनी खींचातानी चल रही है, 2 वॉर हो चुके हैं, 62 का हो गया, 65 का हो गया, और इकोनॉमी की बुरी हालत है, सेंटर में पूरी पावर है नहीं, ठीक है। और वहाँ की भी जो सरकार है, जो मिलीजुली सरकार बनी हुई है, उसके प्रधानमंत्री को जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, उससे बाहर निकाल दिया कि भैया आपकी कोई जगह नहीं कांग्रेस में। अभी बता रहा हूँ, हैं इलेक्शन में घपलेबाजी ना, अभी तो इलेक्शन की बात ही नहीं आई। बाहर निकालने की वजह ये थी कि सब ये सोचने लगे थे कि भाई इंदिरा गांधी जो है, जिन्हें हम गूंगी गुड़िया, ये तम क्यों आया था गूंगी गुड़िया, कि जैसे हम बोलेंगे ये वैसे करेगी, ठीक। लेकिन उसे मंजूर नहीं था, वो कह रही थी मैं ऐसा कैसे कर लूँगी, जैसे मैं कहूँगी वैसा करो, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ। आयरन लेडी आई थोड़ी कहते हैं इसे, तो इसलिए इतना सोच ले कि ना ऐसा तो मैं काम नहीं चलने दूंगी। इन्हें लगा था कि यार ये तो हम जो कहेंगे वो मान लेगी। मोरारजी देसाई इसलिए थोड़ी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे कि मेरी कोई इज्जत ना हो, वो इसलिए बने थे कि भाई जो हम लोग सलाह देंगे उस पर काम कर लेगी, सब पता ही क्या, जरा सी लड़की तो है, अदनी सी लड़की, से पता ही क्या, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ा बहुत खेल खेलना शुरू किया, फिर गुस्सा आने लगा और कांग्रेस से निकाल दिया। किसी जमाने में एक वो कहा गया था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है भारत में कि अगर वो लालटेन को भी टिकट दे दे, ठीक है, बस उसके पीछे कांग्रेस का नाम हो तो इलेक्शन जीत जाएगा। किसी को भी टिकट दे दे, बस ये बताओ इस कांग्रेस पार्टी से, वो इलेक्शन जीत जाएगा। ये हालत थी। और इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद फिर सरकार बनाने की कोशिश की गई, पार्टी से निकाला, सरकार गिरी, तो सरकार फिर बनाने की कोशिश की गई। तो डीएमके थी और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनके सहयोग से मिलकर इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई और सरकार चलाई भी, कोशिश की भी सरकार चल जाए, कि सरकार चलेगी, इस तरीके से आगे बढ़े मामला। और इनको धीरे धीरे आते आते समझ में आया कि भाई मामला चल नहीं पाएगा। और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने जो बैंक नेशनलाइजेशन किया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनलाइजेशन भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है कि बैंक नेशनलाइजेशन कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज किया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मुद्दा अटक गया आधा, जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नहीं होगा, लोगों को बैंकिंग सर्विस नहीं मिलेगी। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट्री, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। देखो, एक आर्टिकल है, ध्यान समझो, एक आर्टिकल है 13 फंडामेंटल राइट का, एक आर्टिकल है आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट का, ठीक है, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, याद है, जिसको बाद में ख़त्म किया गया था। ये आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें कई सारे प्रावधान थे। इसमें ये भी लिखा गया था कि अगर
किसी इंसान से सरकार उसकी ज़मीन कब लेगी? केवल तभी लेगी जब उसे सामाजिक कार्य के लिए उसकी ज़रूरत हो। दूसरा, अगर लेगी तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है। तीसरा, कंपनसेशन की राशि तय की जाएगी वो जो जिसकी ज़मीन ले रहा है उसके साथ, और आगे का रेट देख करके, ऐसे कि उसे कतई नुकसान ना हो। ठीक है। जिनका बैंक था उन्होंने कहा ये हमारी निजी संपत्ति है। भाई प्राइवेट बैंक तो एक आदमी संपत्ति हुई ना बोला आप हमारी मर्जी में छीन कह सकते हो इसे। ठीक। और आर्टिकल 19 अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 19 के अंदर भी लिखा है कि आपको काम करने का अधिकार है, किसी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार है। तो उन्होंने बोला कि जब हम व्यवसाय कर सकते हैं, किसी प्रकार का काम कर सकते हैं, तो बैंक खोलने में तो हमारा अधिकार हुआ, आप उसे क्या छीन सकते हो हमसे? आप हमारा आर्टिकल 19 छीन रहे हो। और एक और खास बात क्या थी कि साफ साफ ये लिखा गया था कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट को अबॉलिश करता है, तो आर्टिकल 13 के तहत वो कानून अपने आप में खत्म हो जाएगा। याद आया? ठीक। और आर्टिकल 368 क्या कहता है? अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कि आर्टिकल 368 के तहत आप इस हिस्से को अमेंड नहीं कर सकते। समझ में आया? जिस बहुत कंफ्यूजिंग वाला एरिया था, और इसी का लूप होल उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ना, बैंक नेशनलाइजेशन हो ही नहीं सकता, भी नहीं होगा। अब देखो, जो सपने देख रहे थे इंदिरा गांधी वो चकनाचूर हो रहे थे, गुस्सा तो आएगा। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने लगा कि ठीक है, और इंदिरा गांधी ने यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट किया। जो अनाउंसमेंट था प्रीवी पर्स का मामला। प्रीवी पर्स समझते हो? जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे हमारे, याद है? 370 में 565 जो रियासतें थी, 565 रियासतों ने बोला था ना कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें ये सुख जैसे पेंशन चाहिए, फलाना ढिमकाना। ठीक है। तो उनके लिए प्रीवी पर्स बनाया गया था और उन्हें अंधाधुंध फैसिलिटी दी गई थी। जब बजट बनता था हमारे देश का, तो उस बजट में एक हिस्सा प्रीवी पर्स के लिए रखा जाता था कि आप लोगों को हम इतनी पेंशन देंगे, इतना है। तभी तो ठाट बाट दे रहे थे कि हम राजा हैं, मोहल्ले में शेरवानी पहने घूम रहे थे बिना शादी के। उन्होंने कहा बताती हूँ तुम्हें, रुको। तो इन्होंने बोला कि भैया प्रीवी पर्स का बिल लेकर के आई कि ऐसा करते हैं सरकार के। अब देखो, जिस देश ने हाल ही में 2 युद्ध का सामना किया, और देखो युद्ध 1 हो जाए या 2 हो जाए या कितने हो जाए, इकोनॉमी तो क्राइसिस आएगा। इकोनॉमी पे, बजट पे तो फर्क पड़ेगा ही, और आसान नहीं था सरवाइव करना। ठीक है। और 1971 के आसपास 70 ये जो एरिया था, बांग्लादेश का भी समस्या शुरू होने लगी थी, बहुत सारी घुसपैठ होने लगी थी, समस्या बढ़ती आज देश के लिए, और देश का बजट डगमगा रहा था। ऐसे डगमगाते समय पे यहाँ प्रीवी पर्स पर लोग जिंदा, वो ठाट बाट में जी रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये सब खत्म करो, और राज्यसभा, मतलब बिल तो लेकर आई लोकसभा, राज्यसभा में, लोकसभा से तो पास करा लिया किसी तरह, राज्यसभा में ये बिल एक वोट से ये भी हार गया। देसाई साहब बोले तो हम पास ना होने देंगे, आप रजवाड़ों को खत्म कर दो, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, जब पावर नहीं होती तो कुछ भी कराना असंभव हो जाता है ना, कि यार क्या करें, हमारे पास तो पावर नहीं है। अच्छा, हमारे देश में रियल पावर किसके हाथ में है? क्या? प्रधानमंत्री। और इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस? इन एनी सेंस। हमारे देश में जो असली पावर है वो किसके हाथ में है? किसी भी तरीके से जनता के हाथ में। भाई सीधी बात है, भाई जनता ही तो वोट दे के सरकार को बनाएगी। जनता चाहे तो गिरा दे, जनता चाहे तो बना दे, सिंपल है। जनता चाहे तो सवाल पूछे, जनता चाहे तो कांट पे मारे, मर्जी जनता की तो है ना, जनता की ही चलती है। ठीक है। तो जनता ही पावरफुल है, और अब इंदिरा गांधी को समझ में आ रहा था कि जनता का सपोर्ट ही उसे बचा सकता है। ठीक है। क्योंकि उसके अपनों से बाहर निकाल दिया कांग्रेस से, करे तो करे क्या, दिक्कत तो उसके सामने बहुत बड़ी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी आदेश दिए कि भैया ठीक है, मतलब राष्ट्रपति से आदेश निकलवा दिए प्रीवी पर्स को खत्म करने के मामले के लिए, कि भैया प्रीवी पर्स खत्म को, राष्ट्रपति का आदेश निकलवाया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का आदेश भी खारिज कर दिया कि नहीं होगा, जाओ प्रीवी पर्स तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक। तो इंदिरा गांधी और दुखी हो गई कि मतलब तो उसे लगा था कि प्रीवी पर्स बंद करवा दूंगी तो गरीब जनता को ये लगेगा कि हाँ चलो, जो लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी वो बंद होगी, भी हमारी तरह हो जाएंगे और हमारे लिए कुछ बचेगा।
उसे कहीं से वो तो जब आपके ऊपर सब तरफ थप्पड़ पड़ रहे हो तो आप चाहते हो कोई एक ऐसा स्नेह का एक माहौल मिल जाए कि आप उसमें छुप सको। कहीं से मिल ही नहीं था, जहां वो गड्ढा ढूंढे वहीं वो बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट सीमेंट लगाने पर तुली हुई थी कि एक गड्ढे में जानने का तुम। अब इंदिरा गांधी बड़ी परेशान, करे तो करे क्या। और उसके बाद आके आकर के जो क्या कहते हैं, एक और केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पूरी तरह हाथ ही बांध दिए कि आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, मजाक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप छेड़ते रहो बिना वजह में। अब सरकार बड़ी दुखी कि करे तो करे क्या। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया, बोला कि मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम इशू कर रही हूँ। इंदिरा गांधी ने अपने 20 पॉइंट के प्रोग्राम इशू करे, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम में 20 बिंदु विनय कहते हैं, इंदिरा गांधी ने इशू करे। और ये बोली कि भैया हम गरीबों को ये चीज़ देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ये सारा मामला आगे आगे चला गया, ठीक है। ये इसके बाद आगे जाकर के 1970 में इन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम कर दिए। लेकिन 20 पॉइंट प्रोग्राम इशू करने के बाद में जो मेन उसमें बड़े बड़े मुद्दे थे वो तो पूरे हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि सरकार में बहुमत नहीं है। पब्लिक बैठे कि आपने लॉन्च तो कर दिए हैं, पूरे करके दिखाओ तो माने, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को लगा कि भाई अब मामला बन नहीं पाएगा ऐसे। और दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने गुस्से में आकर के इस्तीफा दे दिया सरकार से कि ये लो सरकार गिरा दो। इस्तीफा दिया, सरकार गिराई। जैसी सरकार गिरी, यहाँ पर सरकार गिरते अब होने थे नए इलेक्शन, और सारी पार्टियां एकदम इलेक्शन के फेवर में कि चलो अब सरकार इलेक्शन कराएगी और खूब इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाएगी। इंदिरा गांधी ने साफ साफ एक अनाउंसमेंट किया कि मुझे अगर वोट दोगे, ठीक है। याद एक बार बताया था, नेहरू जी ने अनाउंसमेंट किया था जब हिंदू कोड बिल पढ़ा रहा था कि नेहरू जी ने बोलता अगर मुझे वोट दोगे सोच कर देना कि बड़े बदलाव करूंगा और हिंदू कोड बिल तो मैं लेके आऊंगा। इंदिरा गांधी ने भी साफ अनाउंसमेंट किया कि अगर मुझे वोट दोगे, कांग्रेस को वोट दोगे, तो ये ध्यान रखना कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट होंगे, ठीक है। उसमें प्रीवी पर्स खत्म होगा, बैंक नेशनलाइजेशन रहेगा ही रहेगा। मतलब जो उन्होंने वादे किए थे 20 पॉइंट की, ये लागू होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये वादे उन्होंने साफ तौर पे कर दिया कि वोट सोच समझ कर देना। और जहां पर जो वोट का हिस्सा था वो थोड़ा सा बदल गया। और हिस्सा कैसे बदला कि 1971 में इलेक्शन होने थे, और इलेक्शन होने थे हमारे 1 से 10 मार्च के बीच में। 1971 में इलेक्शन अनाउंस हुए, और ये वो दौर है समझ लो कि जिसमें विधानसभाओं के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन पहली बार अलग अलग हो गए। इससे पहले हर बार इलेक्शन एक साथ होते थे, जैसे 1952 का इलेक्शन, फिर 1957 का इलेक्शन, फिर 62 का इलेक्शन, फिर 67 का इलेक्शन। जितने भी इलेक्शन हुए उन सबके इलेक्शन विधानसभाओं के लोकसभा के साथ हुए, ठीक है। यहाँ से पहली बार अलग टुकड़े में हो गए वो। अब देखो ध्यान देना, 1971 में इलेक्शन जो होना था 1972 में, वो करवाया कब जा रहा है 1971 में, क्योंकि सरकार गई है। तो 1972 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे, इसका मतलब, क्योंकि इलेक्शन एक साथ होते ना, तो 1972 में विधानसभा के इलेक्शन होने थे। तो इंदिरा गांधी के पास ये एक ही मौका था कि यहाँ पर अगर अपनी सरकार बना लूँ टाइट तरीके से, तो 1972 का इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। समझ रहे हो बात को। तो इंदिरा गांधी ने वही काम किया, इनके 20 पॉइंट कार्यक्रम में थोड़ा सपोर्ट दिया इनको, और ये इलेक्शन जीत गई। इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती, और ऐसा मान के चलो कि 4 पार्टियों ने अलायंस किया। एक तरफ इंदिरा गांधी अकेली थी, एक तरफ 4 पार्टियां थी। इंदिरा गांधी को टोटल जो सीटें मिली वो थी 352 सीटें। 352 सीटें अकेले इंदिरा गांधी ले गई, और बड़ा बहुमत हो गया अभी। टोटल उस टाइम पर जो सीटें हुआ करती थी वो थी 4 विधान, इसमें 525 सीटें थी तकरीबन, ऐसा मान के चलो, जिसमें से 352 सीटें अकेले इंदिरा गांधी ले गई, और प्रचंड बहुमत है। तो और 4 पार्टियों जो अलायंस किया, उनकी पार्टी को नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ, चाहो तो लिख लो। एक पार्टी बनी थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये पार्टी थी मोरारजी देसाई की। वैसे कोई जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि पूछे कोई है नहीं खास इन पार्टियों का भी। हाँ, ये मोरारजी देसाई की पार्टी थी। एक थी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जो थी वो थी ना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आपने नाम सुना होगा जरूर इनका। कौन थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी?
हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, तो उनकी पार्टी स्वतंत्र पार्टी, ये 1969 के दौरान में बनी थी। एक थी भारतीय जनसंघ, जिसे आज आप लोग बीजेपी के नाम जानते हो, और भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक। और एक थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो जॉर्ज फडणवीस थे, ठीक है, उनकी पार्टी थी। एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, ये उससे अलग होकर के बनी थी, ठीक है। तो ये पार्टी थी जिन्होंने, ये चार पार्टी जिन्होंने आपस में अलायंस किया, ये चार पार्टी एक तरफ, इंदिरा गांधी एक तरफ, और इन चार पार्टियों की हालत इंदिरा गांधी ने कर दी खराब। उसका क्या नाम था? किसका? जॉर्ज फडणवीस, ठीक है। और जो जितने भी राजा महाराज रजवाड़े जो थे, जो प्रीवी पर्स के सब खिलाफ थे, वो स्वतंत्र पार्टी जो थी उसके साथ जुड़े हुए थे, और इन सबको मिला के तकरीबन 49 सीट मिली थी। इन सबको मिलाकर 49 सीट मिली, बाकी इंदिरा गांधी लपेट गई सारे का सारा मामला कि भाई ठीक है, और बढ़िया मस्त तरीके से सरकार बना ली, खूब धूमधाम सरकार बनी, ठीक है। अब यहाँ तक का मुद्दा समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी के साथ कब कब क्या क्या हुआ, ठीक है। तो यानी कि अब सरकार जब वो बना रही है तो वो गुस्से में तो है, ठीक है, और ठीक ठाक गुस्से में वो है, ठीक, क्योंकि उसे बहुत सताया गया बेचारी को। नाम सुना फूलन देवी कभी? फूलन देवी डकैत बनी, गुस्से में तभी डकैत बनी ना, उसका गलत हुआ तो डकैत बनना उसका लाजमी था। फिर सांसद भी बनी वो, ठीक है, क्योंकि धाक थी, पैसा कमाया तो उन्होंने पावर हासिल करी, और सांसद बनकर उनने वो काम करे जो करने सोची थी उनने। क्या? औरैया की डकैत? तो इंदिरा गांधी तो पहले से ही पॉलिटिशियन थी, तो वो कैसे बख्श देती किसी को। लेकिन 1971 का जो समय था वो इतना आसान भी नहीं था, और 1971 के इसी समय ने इंदिरा गांधी को एक किक दी। और किक क्या दी? मतलब किक वैसे लाने लगी, वैसे भविष्य के लिए सपोर्ट मिला। और सपोर्ट किससे मिला? 1971 में सबसे भयंकर मामला छिड़ा हुआ था इधर बांग्लादेश वाला, जिसे आप ईस्ट पाकिस्तान कहते हो। अब जरा उस मुद्दे को समझते हैं, फिर इसमें हम आगे जाएंगे। यहाँ तक कैसे समझ में आया? उन्नीस 1971 का समय, और बांग्लादेश चरम मुद्दे पे है, ठीक है। और बांग्लादेश में, बांग्लादेश छोड़ो अभी, हम 1971 में इसको ईस्ट पाकिस्तान ही कहेंगे, ठीक है। और एक वेस्ट पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई असल में थी किस बात की? कोई बताएगा किस बात की थी? फाइनेंशियली भी एक लड़ाई थी, लेकिन फाइनेंशियली को भी अगर भूल जाएं तो जो असली लड़ाई थी वो थी भाषा की लड़ाई, वो बांग्ला बोलते थे, हाँ, लैंग्वेज की लड़ाई, ठीक है। और जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे उनका मानना ये था कि जो भाषा है उससे बड़ा धर्म है, ठीक है। जबकि पूरी दुनिया भी मानती है कि भाषा हमेशा धर्म से बड़ी है, ठीक, और धर्म कुछ नहीं है भाषा के सामने। लेकिन जिन्ना साहब तो कभी ये बात मानने तैयार भी नहीं, हालांकि जिन्ना साहब तो 48 में ही चले गए गांधी जी के पीछे पीछे। तो उन्हीं की चीज़ों को लोग आगे बढ़ा रहे थे, और वो सोचते थे कि भैया चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और वेस्ट पाकिस्तान में जो बोले जाने वाली भाषाएं थी, क्योंकि पंजाब का एरिया, पंजाब का जो एरिया था वो आधा एरिया पाकिस्तान में चला गया, तो पंजाबी भाषा वहाँ बोली जाएगी। सिंध का एरिया चला गया तो सिंधी भाषा बोली जाएगी, और एक थोड़ी सी बलूची भाषा। असल में पाकिस्तान में ये भाषा बोली जाती थी, पंजाबी, सिंध और बलूची भाषाएं, ठीक है। और जो ईस्ट पाकिस्तान हो गया उसमें खास भाषा चलती थी, वो कौन चलती थी? बांग्ला भाषा, बंगाली भाषा इसको हम बोलते हैं,
ठीक है। और 1948 में जिन्ना जी ने अपने मरने से पहले एक बात बोली थी, एक घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान के, ऐसा कुछ लोग कहते हैं घोषणा की थी, कुछ लोग कहते हैं कि उनका सपना था ये, कि पाकिस्तान की जो राष्ट्रभाषा बनेगी वो उर्दू बनेगी। ऐसा उन्होंने सपना देखा था कि हम उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनाएंगे। और अगर हम उर्दू की भाषा की बात करें तो कुछ बेवकूफ़, कुपड़ या अनपढ़ लोगों का ये मानना है, ठीक है, कि जो उर्दू है, उर्दू भाषा का संबंध किसी धर्म से है। जैसे वो लोग मानते हैं इस्लाम धर्म की भाषा उर्दू है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। उर्दू भाषा जो है, उर्दू भाषा है क्या चीज़? हिंदी भाषा है, उसका जो व्याकरण है, यानी उसकी जो ग्रामर है, वो उर्दू का रूप है। समझ में आया? उर्दू जो है वो हिंदी भाषा का व्याकरण है, ये मान लो। और फारसी भाषा के कुछ शब्दों को अगर मिला दो उसमें, तो आपकी उर्दू जन्म लेती है। समझे? हिंदी भाषा का व्याकरण और फारसी भाषा के शब्दों को मिला दो तो आपकी उर्दू बन जाती है। और उर्दू जो भाषा है वो खास तौर पर दक्षिण भारत का जो एरिया, हैदराबाद और महाराष्ट्र वहाँ की, और जो थोड़ा नॉर्थ इंडिया का एरिया उसमें दिल्ली और मेरठ की, खास तौर पर मेरठ की, इस एरिया की मूल भाषा ही उर्दू है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी हिंदी बोली जाती है जिसमें फारसी के बहुत सारे शब्दों का मेल मिलाप है। तो उर्दू भाषा चली। क्लियर हुआ कि असल में उर्दू भाषा है क्या? तो उर्दू भाषा कोई इस्लाम से या इस्लामीकरण से लेना देना नहीं है, लेकिन भाषा को लोग हमेशा दिल पे ले लेते हैं। जैसे कि हमारे लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा। आधे लोग तो मानते हैं, मानते हो आप भी कि हमारी मातृभाषा हिंदी है? नहीं। अब अच्छा, आपकी मातृभाषा क्या हिंदी? मातृभाषा कभी हिंदी नहीं है, ठीक है। मेरा फूल कुमार, मेरा ओ ले ले, मेरा बाबू, मेरा छिलका, मेरा फेफड़ा, जो आपकी मम्मी अगर ऐसे बोलती हो तो आपकी मातृभाषा ये है। और अगर वो आपको गाली दे के संबोधित करते हो, मुंह पर चप्पल पड़ेगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो आपकी मातृभाषा वही है। वो आपके करैक्टर पे या आपकी हरकतों पर फर्क पड़ता है कि आप अपनी माँ से कौन सी भाषा सुनना चाहते हो, ठीक है। ठीक, ये बस यही बात नहीं है। सुबह सुबह आपकी मम्मी ने कहा अभी उठ जा, आपने कहा अभी 1 घंटा और सोऊंगा, उन्होंने कहा चल बेटा सो ले, कोई बात नहीं, तू मेरा फूल कुमार है। उन्होंने फिर बोला कि उठ जा, कुमार नहीं कहती सर, मम्मी लाल कहती है लड़कों को। लाल जो भी है, फूल कुमार, लाल मेरा छिलका, मेरा बच्चा, हाँ मेरा फेफड़ा, मेरा छिलका, मेरा कलेजा, जो भी कहना हो। और बच्चे ने बोला कि ठीक है 1 घंटे बाद मम्मी ने बोला बेटा अब तो उठ जा, और नहीं मम्मी 1 घंटा और सोऊंगा। तो मम्मी थोड़ा सा अब आग बबूला हुई कि अच्छा अब 1 घंटा तो और सोएगा। तो फिर मम्मी थोड़ा सा चिल्ला झिल्ला का बोलेंगी कि हरामजादा ना उठे तू, और अगर थोड़ा सा और तुम्हें टाइम लगा तो लहराती चप्पल भी आ सकती है सीधा, कि ठप से लगेगी और एकदम आँख के फटाक खुलेंगे कि अरे हम लेट हो गए। सर ठीक, मम्मी लड़कों को डांटती नहीं है। कौन कहता है? फिर तुम अभी असली मम्मी से मिली ही नहीं हो। यहाँ सुताई होती है बुरी तरीके। आज भी डरते हैं मम्मी की वजह, उठ जा नहीं उठ जा, हमें उठना था, हम उठ के खड़े हैं, वरना कब कहाँ से क्या हथियार आ जाए। अब तो बड़े होगा तो कुछ ही मार दे फेंक करके, कुछ भी। अब तो होता है कि हम बड़े हुए तो हमारी जो मदर हैं वो भी बुजुर्ग हो गई हैं, तो वो उठा नहीं पाती भाई चीज़ों को। हाँ, वरना कुछ जो उनके हाथ में वो आखिरी हथियार उनका फेंक दिया। वो तो ये है कि वो ये देख लेते कि मेरा छिलका कहीं चक्कू से ना छिल जाए। और कभी भी देख लो, कभी भी जब आपकी अम्मी सब्जी काट रही हो और आपको डांट रही हो, तो उनका इशारा चक्कू बता रही हूँ तुझे, और आप कहोगे हाँ, उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आता है कि बस अगर ये घूम फिर के आ गया कहीं से तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम आपको चीज़ ज़्यादा समझ में आती है सब्जी काटते हुए, ठीक है। और अगर आपकी अम्मी शांति से बैठी हो, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो आप उस समय अपनी मम्मी को ना छेड़ो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप जिंदगी में सबसे प्यार अपनी मम्मी के लिए कब होते हो? कब होते हो? खास तौर पर लड़के, जब उनका काम कर दो ना, बिल्कुल ना, तब भी ना। मैंने देखा अक्सर जब आपकी शादी हो रही होती है और आपका सेहरा बन रहा होता है ना, आपकी माँ आपके लिए ऐसे हो जाते नहीं, हाय मेरा चांद का टुकड़ा, भले वो काला कुत्ते से बदतर लग रहा हो, लेकिन उस टाइम वो चांद का टुकड़ा ही है वो। उस टाइम वो चांद, मानते नहीं मानते इस बात को, एकदम ऐसा टीका भी, काले को भी काला टीका लगा देंगे, अब आटे का लगा दो, कंट्रास्ट तब तो बैठेगा। लेकिन वो मेरी मम्मी के लिए तो मेरा भाई 24 घंटे उनका
ऐसे रहता है, बहुत वो करती है, मुझे डांटती कुछ लोगों का एक्सेप्शनल केस आ जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा अरे जो मिले रही थपकी, पहले मेरी मम्मी का फेवरेट हथियार थपकी हुआ करता था। हम कुछ देर कर मम्मी थपकी लगा दी थी, हमने कहा ओ तेरी, और पहले हम देखा था हमारे पास छोटी थपकी थी, अचानक वो थपकी इतनी लंबी हो गई थी, मम्मी मार्केट जाकर नहीं लेकर आए, उसमें हैंडल इतना लंबा था, हम तो कई बार उसका बैट बना खेलते थे। मम्मी कहे धर दे टूट गई ना थपकी है, हमने कहा टूटते तो हमारे वैसे ही है। तो थपकियाँ बहुत खतरनाक चीज़ होती हैं। तो सर आज तक उसे हाथ भी नहीं लगाया, एक ही बार मारा हो गलती से। थोड़ा बहुत कितने साल का है अभी? 15 साल का। थोड़ा और बढ़ा दो, फिर देखो क्या क्या लगाएंगी। नहीं मारेंगी। अच्छा। नहीं मारेंगी। देख लो कभी लोंडे वोंडे लेकर भाग जाए, तब अंत में बोले मम्मी। अलाउड है उसे सब। क्या बात है। क्या नहीं ये विचार अक्सर कुछ समय हो जाने के बाद, जैसे मैं हूँ। अंग्रेजन लेके आई हो। अच्छा। ऐसा नहीं किसी को भी लिया था। नहीं देखो जैसे अभी मैं हूँ, ठीक है, अब मेरी कंडीशन में ये चीज़ें अलाउड हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस हुई है। ये हमारा उभरता समाज है। कुछ भी हो लेकिन अंग्रेजन लाई हो क्या? अंग्रेजन क्या है कि तू कौन है पहले ये तो बता दे। अंग्रेजन, अच्छा कहाँ की अंग्रेजन चाहिए? कहीं की भी। कहीं की। अब आते हैं देखो पूर्वी पाकिस्तान पे, और पूर्वी पाकिस्तान के एक लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और इन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी कि भैया हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करेंगे किस बात के लिए कि हमें उर्दू भाषा हमारे ऊपर ना ला दी जाए, ना डाली जाए कि हम उर्दू भाषी नहीं बनना चाहते, ठीक है। और पाकिस्तान में अभी तक ये लगा लो 1971 अभी तक भी पाकिस्तान में किसी भी प्रकार के इलेक्शन हुए नहीं थे। पाकिस्तान में अब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, कोई भी इलेक्शन नहीं, कि ठीक है नॉर्मली मामला चल रहा था। जैसे 1954 1962 में इंडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे तो उसी से उनका काम चल रहा था, लेकिन इलेक्शन हुए नहीं थे। और वहाँ पर 1970 में जो वहाँ के जो सैनिक तानाशाह बने थे उनका नाम था याया खान, ठीक है, याया खान उनका नाम था। क्या? नहीं, याया खान नाम था उनका। और इस मामले में अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन की बात समझ में आ रही थी, तो पाकिस्तान में बोला गया भाई ठीक है, आज तक जो काम नहीं हुआ वो अब होगा, ठीक है। क्योंकि इनको लग रहा था कि किसी भी तरह बांग्ला यानी वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग हैं इनको थोड़ा सा दबाया जाए। तू जो काम कर रहा है ना सही नहीं कर रहा मेरे साथ, ठीक है। अगर मेरी एक भी रील जो बनाई तो लीक हुई, ठीक है, तो मैं तेरा रियल में मुंडन कर डालूंगा, समझा। खबरदार जो एक भी हाँ वहाँ हो गई, सभी के सभी का मोबाइल कल से क्लास में आने से पहले जब्त किया जाएगा, ठीक है। सर एक ये और एक ये दोनों बैठ के बहुत स्नैप बनाते हैं। हाँ मैंने कौन सी शर्ट पहना हुआ था मुझे? इनका फोन चेक करना है, पर इतनी स्नैप मिलेंगे आप। ठीक है। हाँ भाई पीछे वालों ना 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 मोबाइल पे कब्जा हो जाएगा। बस सामने सामने डिलीट है, पीछे तो है। साइकिल में तो होगी हैं। अब देखो जो वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है यहाँ पर एक पार्टी थी PPP, पार्टी का नाम था पाकिस्तान पब्लिक या सॉरी पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी थी, जिसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। नाम सुना है? जुल्फिकार अली भुट्टो बड़े लोकप्रिय नेता भी थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और टोटल जो पाकिस्तान में सीटें हुआ करती थी वो थी तकरीबन 300 सीट, पूरी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली मिला लो, इधर ये वेस्ट पाकिस्तान और इधर ये ईस्ट पाकिस्तान, टोटल 300 सीट थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थी उनकी जो बेटी थी उनका नाम था बनर्जी भुट्टो, और जो उनका बेटा हुआ उसका नाम क्या है? बिलावर भुट्टो। सर ये नाम क्या था? पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी। और जो ईस्ट पाकिस्तान था, हाँ ये वेस्ट वाली थी, ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर भी एक पार्टी काम कर रही थी। और यहाँ की पॉपुलेशन तो ज़्यादा थी, ईस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वेस्ट के मुकाबले, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो सीटें थी पॉपुलेशन वो थी 162 सीटें।
162 सीटें यहाँ थी ईस्ट पाकिस्तान में। तो यानी कि अब लगा लो 162 का मतलब 300 में से 162 निकाल दो, बचा कितना? तकरीबन 138। ठीक है, तो 138 सीट कहाँ की हो गई? यहाँ की हो गई। और टोटल हो गया इनका 300। बहुमत कितने मिलेगा? 1/3 में कौन से बहुमत होते हैं? क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो, तमीज नाल गलकर है, बहुत बड़ा आदमी था। बिलावर भुट्टो उठवा ले हो तो वो फिर अमित शाह गए तेल लेने। ठीक है, नमाज पढ़ के निपटा देंगे। तो है 13 तो नंबर ही बेकार है। सर क्यों 13 की बेकार है? वो कहते हैं ना 13 नंबर जो है बड़ा अपशगुनियों का नंबर माना गया है। मैं सोच रहा हूँ जब आईफोन सेंचुरी मान ले वह तब सोचें उसके बारे में कि आईफोन 100 ले हम। और सर किसी की तारीख की 13 हो तो? अरे उसकी तारीख 13 है। हाँ बोलो। अच्छा, कौन सी 13? 13 सितंबर। 13 सितंबर। वो मूवी देखी तुम लोगों ने, शराबी अमिताभ बच्चन वाली? लोग कहते हैं मैं शराबी, वो गाना गाता है तो उसमें डायलॉग मारता है कि 13 तारीख वैसे तो ज़िंदगी की बड़ी मनहूस तारीख होती है, लेकिन उस दिन हम धरती पर लाए गए थे। ठीक है, ठीक है। नहीं मैं तो डायलॉग बता रहा हूँ, मैंने कुछ कहा, इनको तो नहीं मैंने कुछ कहा, मैं डायलॉग बता रहा हूँ भाई। ठीक है, आपको पता लगने के बाद बताया आपने डायलॉग। भाई डायलॉग मैच किया तो मैंने बता दिया, मेरी क्या गलती थी। ठीक है, उसमें वो लड़की नहीं है, वो क्या नाम उसका, जय पर्दा, वो गाना गाती है, मुझे 9 लख मंगा दे रहे हो सजे सैया दीवाने। वो 9 लख ला कर दे, उसको 9 लख चोरी हो जाता उसको रात को नींद उड़ जाती है। रात को क्या कह रहा तू? कुछ ही नहीं। रात को नींद। तो रातों को उठ उठ के है। चलो, तो अभी वाला हिस्सा समझ में आया। 151 में बहुमत होना है। ठीक है, यानी कि 162 तो ईस्ट पाकिस्तान में ही है। अगर शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे ही दबदबा लगा दे, पूरी जान लगा दे, तो असेंबली तो यहीं से मिल जाती उन्हें यहाँ तो छेड़ना नहीं था कहीं पर भी। ठीक है, और यहाँ वालों की मुसीबत ये थी क्यों नहीं यहाँ पर भी हाथ मारना पड़ेगा, जब तक ये वाले हिस्से में सीट ना लेके जाएं तब तक मिलना नहीं। ठीक है, तो इसको देख करके याया खान चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। अब याया खान की तमन्ना तभी पूरी हो सकती थी जब वेस्ट पाकिस्तान वाले यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं, जब वो प्रधानमंत्री बने तभी तमन्ना पूरी होती है। उन्होंने बोला भी था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो तुझे प्रेसिडेंट बना दूंगा। वो खुश थे, उन्हें अपनी पोस्ट नजर आ रही थी कि मेरी पोस्ट है भाई। ठीक, और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी, इन्होंने जनता से जो वादा किया, जनता से वादा किया रोटी कपड़ा और मकान का। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सभी को रोटी कपड़ा और मकान देंगे। और भुट्टो कोई आम आदमी थे नहीं, वो ऑक्सफोर्ड सैनफोर्ड इन सब यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हुए थे, पढ़े लिखे बहुत बेहतरीन किस्म के आदमी थे, खूब पढ़े लिखे आदमी थे। ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान जो था वहाँ जो मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, उन्होंने एक नारा दिया बंग बंधु का कि हम बांग्लादेश बनाएंगे और बंगाल को एक सुरक्षित एरिया बनाएंगे, इस टाइप के उन्होंने वादे किए और बंग बंधु का नारा दिया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोलते हैं। जो ये शेख मुजीबुर रहमान, इनको फादर ऑफ बांग्लादेश ही बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो पार्टी थी उनका वादा वो आवामी लीग पार्टी इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, साफ बोल देना कि हम फेडरलिज्म की स्थापना करेंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जितने भी भेदभाव हमसे वेस्ट पाकिस्तान वाले करते हैं हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान वालों को शुद्ध खून नहीं मानते थे, शुद्ध मुस्लिम नहीं मानते थे, काफिर या ये आवामी लीग, हाँ आवामी लीग पार्टी थी इनकी। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया हम ये नहीं बनाएंगे। और फिर हुआ इलेक्शन, और इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने में सबसे बड़ी बात क्या रही कि ये इलेक्शन जीत गए। और ऐसा था कि 162 में से शायद 161 सीटों पे इनकी जीत हुई, 161 सीट पे जीत गए।
एक सीट यहाँ से मिली वेस्ट पाकिस्तान वालों को, एक सीट यहाँ मिल गई, यहाँ से एक सीट मिली, बाकी 138 यहाँ थी इनकी, तो ये हो गई 139 सीटें इनकी हो गई तकरीबन, इस तरह से हुआ। तो बहुमत किसके पास हो गया? ईस्ट पाकिस्तान पे। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि अब हम बनेंगे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनेंगे तो फटाफट असेंबली बुलाओ। याया खान का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने का सपना टूटता नजर आ रहा था। वो बोले अच्छा हमारा सपना तोड़ेगा, इतना आसान थोड़ी है। और ये लगा लो कि इन्होंने असेंबली की मीटिंग ही नहीं बुलाई, क्योंकि असेंबली की अगर मीटिंग बुला ली तो फिर प्रधानमंत्री आएगा, और समझो पहली बार इलेक्शन यानी पहला प्रधानमंत्री ही वो बन जाए जिसे शुद्ध गुण नहीं मानते, ठीक है, और वो भी ईस्ट पाकिस्तान का, तो नक्शे बदल देगा। तो गुस्सा आ गया याया खान को। याया खान बोले ना बाबू हैं, चले आ रहे थे ऐसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन करा के काम चला रहे थे। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार हुए थे ये। यहाँ पे संविधान कब बना था? संविधान बनने में तो तकरीबन इनके 25 साल लग गए थे, मान के चलो 47 के बाद। हाँ तो ये 72 आ गए। बस 25-26 साल का दौर लग गया था इनको संविधान बनाने में, ठीक है। और इन्होंने घोषणा कर दी याया खान ने कि असेंबली की मीटिंग नहीं बुलाई, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ही होंगे, यह घोषणा कर दी। अभी हाँ प्रेसिडेंट तो ये बनना चाहते हैं याया खान, तो याया खान नौ सैनिक ताना चाहते हैं ना, वहाँ के सैनिक ताना चाहते, उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा है, यहाँ के जो वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कौन बनेंगे? जुल्फिकार अली भुट्टो बनेंगे। ये देख करके मुजीबुर रहमान को रहा नहीं गया, वो बोला अच्छा भैया ऐसे कैसे बन जाएंगे, ये मामला सही नहीं है। और 6 मार्च की डेट, जो हालांकि एक दिन और है वाहियात पने का, ठीक है, क्योंकि इस दिन मैं भी आया था धरती पे,